हेलो दोस्तों। सर में दर्द होना बहुत कॉमन चीज़ है। हेडेक होना किसी को भी हो सकता है, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कॉमनली लगभग 5 से 10 तरह के हेडेक ही देखे जाते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि टेंशन हेडेक क्या होता है। नाम से आपको सही लग रहा है कि जब कभी टेंशन ज़्यादा हो जाती है या मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, तब ये टेंशन हेडेक होने के दोस्तों आसार भी ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि टेंशन हेडेक के सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। साथ साथ दोस्तों इस बारे में भी बात करेंगे कि टेंशन हेडेक के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कितने तरह का होता है ये। दोस्तों इसके कारण क्या होते हैं, मतलब कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, वो भी शेयर करेंगे। साथ साथ दोस्तों ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। और दोस्तों टेंशन हेडेक की डायग्नोसिस डॉक्टर्स किस तरह से बनाते हैं। साथ साथ दोस्तों टेंशन हेडेक को बचाने के लिए, मतलब इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, किस तरह की मेडिसिन इसमें दी जाती हैं। और साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ में कुछ सेल्फ हेल्प के टिप्स भी शेयर करूंगा, जिससे अगर आपको टेंशन हेडेक की बीमारी है तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे तरीके से, थोड़ा बेटर वे में मैनेज कर सकते हो। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैंने हेडेक के बहुत सारे पेशेंट्स दोस्तों मैनेज किए हैं, सुपरवाइज़ किए हैं और ठीक किए हैं। दोस्तों सबसे पहले सिम्टम्स या लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण में इसमें यही है कि सर के चारों तरफ, मतलब कि सर के चारों तरफ ऐसा लगता है कि एक बहुत टाइट बैंड या बहुत टाइट प्रेशर सा बना हुआ है। तो इस तरह की सेंसेशन होती है। दोस्तों इसमें जो दर्द है वो एक लगातार बने रहने वाला दर्द होता है, और वो दर्द कुछ उसका अलग टाइप नहीं है। नॉर्मली दर्द के अलग अलग टाइप हो सकते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बस एक दर्द बना हुआ है। वो दर्द या तो कम वैरायटी का है या ठीक ठाक वैरायटी का है। ऐसा भी नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों इसमें ये भी जान लेना इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैंड की तरह की सेंसेशन हो रही होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे सर में ही कवर हो सकता है कि सिर्फ साइड्स में हो सकता है कि सिर्फ आगे की तरफ हो। नॉर्मली पीछे की तरफ और साइड की तरफ होती भी है और ज़्यादा भी होती है नॉर्मली, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। साथ साथ दोस्तों इसमें ये भी हो सकता है कि ये जो सर के चारों तरफ पेन या प्रेशर वाली सेंसेशन है, ये मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाए। मतलब क्योंकि बहुत सारे सर दर्द के टाइप्स ऐसे भी होते हैं कि उसमें नॉर्मली आप दर्द की दवा लेते हो तो उससे ठीक नहीं होता, बट ये वाला ठीक हो जाता है नॉर्मली उस टाइम के लिए। ये भी चीज़ दोस्तों जान लेना इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऐसा भी होता है कि जो गले का रीज़न है, जो हमारे शोल्डर का रीज़न है और जो हमारा पूरा का पूरा स्कैल्प है, मतलब जो हमारी खोपड़ी का रीज़न है, इसमें टच करने पर दर्द हो सकता है, या इसमें बहुत ज़्यादा अंदर से एक प्रेशर वाली, एक खिंचाव, टाइटनेस वाली सेंसेशन हो सकती है इस वाले टेंशन हेडेक में। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने टाइप्स का होता है टेंशन हेडेक। तो दोस्तों दो तरह का होता है। पहला तो है एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक और दूसरा है क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक। दोस्तों जो एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक है, उसका मतलब क्या होता है। इस टाइप में दोस्तों ये होता है कि जो हेडेक है वो 30 मिनट्स की ड्यूरेशन से लेकर के 7 दिन की ड्यूरेशन तक चल सकता है। मतलब इस बीच में किसी भी ड्यूरेशन का वो हेडेक हो सकता है। 30 मिनट हो सकता है 30 मिनट से ज़्यादा हो, ज़्यादा कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है 7 दिन तक के लिए। नॉर्मली दोस्तों ये वाला जो हेडेक है ये महीने में 15 दिन से कम ही रहता है और नॉर्मली 3 महीने तक रहता है। अगर फिर उससे लंबे टाइम तक के लिए भी ये बना हुआ है तो फिर ये क्रोनिक वाले टाइप में परिवर्तित हो चुका है। दोस्तों ये भी जान लेना इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्मली दिन के टाइम पे होता है। और जो दोस्तों दूसरा टाइप है क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक, उसमें क्या होता है। दोस्तों ये वाला हेडेक तो घंटों तक रह सकता है, बिल्कुल लगातार रह ही सकता है, मतलब कई दिनों तक लगातार रह सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि महीने में 15 या उससे ज़्यादा बार भी यह हेडेक होता है, 15 से ज़्यादा बार होता है। और अगर ये 15 से ज़्यादा बार एक महीने में हो रहा है और 3 महीने तक के लिए या उससे लंबे टाइम के लिए हो रहा है, तो फिर ये क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक ही है। मतलब जो मैंने आपको इसमें टाइप्स बताएं, तो इन टाइप्स में एक मेन चीज़ यही आती है कि हेडेक जो है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए है या कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, उसी के बेसिस पे इसके टाइप्स बनाए गए हैं। बाकी दोनों टाइप पे वो दर्द तो वैसा ही है जैसे कि दर्द टेंशन टाइप हेडेक में होता है। मतलब दर्द की जो वैरायटी है वो दर्द की वैरायटी नहीं चेंज हो रही है। मतलब वही एक भारीपन का एहसास होना, एक प्रेशर का एहसास होना सर के चारों तरफ, और माइल्ड या मॉडरेट ही रहना, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होना, या ठीक ठाक रहना, या मध्यम मध्यम ही होना। दोस्तों हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि टेंशन टाइप हेडेक जो है ये माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक या इन चीज़ों से अलग कैसे है। तो वैसे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में अच्छे से अंदर तक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हमारी बोलचाल की भाषा में कोई भी हेडेक होता है तो लोग कई बार बोल देते हैं कि मैं माइग्रेन हो गया, लेकिन दोस्तों माइग्रेन बिल्कुल भी सिंपल सरल कॉमन चीज़ नहीं है। माइग्रेन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अनोखे हो सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे आपको कुछ आइडिया लगेगा। अगर हम क्लस्टर हेडेक की बात करें दोस्तों, तो उसमें तो हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। इतना सीवियर होता है कि पेशेंट रात को सोते सोते अचानक से उठ सकता है। और उसमें हेडेक वैसे भी मोस्टली आँख के चारों तरफ होता है, या उसमें आँख के सिम्टम भी हो सकते हैं, आँख का लाल हो जाना, आंसू आना शुरू हो जाना, कई सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो टेंशन टाइप हेडेक जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं दोस्तों, ये सिंपल है, सरल है। इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पेचीदा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आपको अगर खुद से, जैसे आपको हेडेक हो रहा है और अगर आपको अपने मन में एक डिफरेंशिएशन करना है कि आपको शायद किस तरह का हेडेक है,
तो आपको सरल रहेगा अगर आपको टेंशन टाइप हेडेक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जुड़े हुए अलग अलग किस्म के लक्षण नहीं है जो कि माइग्रेन में, क्लस्टर हेडेक में या बाकी तरह के हेडेक्स में ज़्यादा होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि टेंशन टाइप जो हेडेक है, इसके कारण, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो वेल अभी भी मॉडर्न साइंस में रिसर्च चल रही है और अभी भी कॉजेज़ के बारे में दोस्तों बहुत सारी रिसर्च हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बिलीव करते हैं दोस्तों कि जिस तरह से हमारा जो चेहरा है या जो हमारी नेक है, गर्दन है, या जो हमारा पूरा स्कैल्प है, इसके अंदर जो मसल्स होती हैं, वो मसल्स में जिस तरह से खिंचाव आता है, वो अपने आप में कारण बनता है टेंशन टाइप हेडेक का। और वो खिंचाव दोस्तों बहुत अलग अलग कारणों से आ सकता है। कई बार हम किसी इमोशनल एक्सट्रीम स्टेट में होते हैं, भावनात्मक रूप से दोस्तों कई बार हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं होते, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत ज़्यादा दुख है या बहुत ज़्यादा अचानक से चिड़चिड़ापन हो गया किसी चीज़ को लेकर के। तो ऐसे में ये सारी मसल्स जो मैंने बताई, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती है, मतलब थोड़ा सा खिंचाव में आ जाती हैं और इस वजह से ये वाला दर्द हो सकता है। दोस्तों ये भी इसमें कई बार एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि इन लोगों की जो पेन की सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कि ये वाला जो हेडेक है, ये वाला हेडेक महसूस होता है और इसमें कोई खास कारण नहीं है। ऐसा भी एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बिलीव करता है, ऐसा भी थ्योरीज जो है वो इस तरफ में कोरिलेट करती हैं। दोस्तों एक ये भी कॉज समझा जाता है कि जब भी जो हमारा हेड है वो किसी एक ही पोजीशन में, या हमारी नेक है वो कभी एक ही पोजीशन में लंबे टाइम के लिए रह जाए, तब भी ये वाला जो है दर्द ये पैदा हो सकता है, टेंशन टाइप हेडेक पैदा हो सकता है। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन तो बहुत कॉमनली हो सकती है, जैसे आप लगातार एक ही पोजीशन में टीवी देख रहे हो, सपोज गर्दन मोड़ के देख रहे हो, या मोबाइल पे आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, या आप कुछ भी ऐसा सूक्ष्म काम कर रहे हैं तो जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहा अपनी गर्दन हिलाने का या अपना सर हिलाने का, तो ये वाली चीज़ दोस्तों पैदा हो सकती है। होता ही है, कई बार हम लोग कंप्यूटर में काम लगातार कर रहे हैं, किसी खास पोजीशन में कर रहे हैं, या कई बार हम सो गए रात में और किसी ऐसी पोजीशन में सो गए जो पोजीशन एक्चुअली हमारे सर के लिए या हमारे गले के लिए अनकम्फर्टेबल थी और हमें गहरी नींद आई हुई थी, तो हम पोजीशन चेंज नहीं कर पाए और इस वजह से जब उठे तो फिर ये वाला हेडेक हो रहा था। तो आप समझ रहे होंगे कि जो ये पूरा का पूरा एरिया है हमारा, इस एरिया की जो भी मसल्स होती हैं, वो उन मसल्स का खिंचाव कैसे हो रहा है, उन मसल्स के अंदर मतलब किस तरह से अकड़न आ रही है, ये सारे के सारे फैक्टर्स दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं ये टेंशन टाइप हेडेक जो है ये पैदा करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रिगर्स होते हैं टेंशन टाइप हेडेक के, मतलब कि किन किन एक्टिविटी से ये वाला हेडेक जो है पैदा हो सकता है या बढ़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मेंटल स्ट्रेस है ही, जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर मानसिक रूप से आप थोड़ी सी भी परेशानी में हो या थोड़े से भी आप आवेग में हो या कुछ भी आपके साथ मेंटल अगर स्ट्रेस है, तो टेंशन टाइप हेडेक आपको हो सकता है। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को रात में नींद नहीं पूरी होती, उनको भी चांस ज़्यादा होता है टेंशन टाइप हेडेक होने का। जिन लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, वो कुछ भी ऐसे काम करते हैं, या सपोज़ पावर है लेकिन चश्मा नहीं लगाते या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उनको भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा होते हैं टेंशन टाइप हेडेक होने के। दोस्तों जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा होते हैं टेंशन टाइप हेडेक के। जो लोग कैफ़ीन या किसी भी किस्म के स्टिमुलेंट का, मतलब किसी भी किस्म के उत्तेजित करने वाले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि टेंशन टाइप हेडेक हो जाएगा। दोस्तों जब भी कभी हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है या कोई साइनस में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तब भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। दोस्तों कई सारे लोगों को जबड़े में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो हमारी जॉज़ हैं इनमें दिक्कत होती है कि वो कई बार जॉ क्लेंच कर लेते हैं, मतलब कि जो जबड़ा है उसे बहुत ज़ोर से भींच करके रखते हैं, या जॉ की ग्राइंडिंग करते रहते हैं, मतलब कि अंदर अंदर ही दांत पीसते रहते हैं। तो दोस्तों उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं टेंशन टाइप हेडेक होने के। साथ साथ दोस्तों जब भी कभी किसी भी ऐसी कंडीशन में कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आपका ओवर एक्सर्शन हो गया हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, ऐसे में भी दोस्तों चांसेस होते हैं कि टेंशन टाइप हेडेक पैदा हो सकता है। दोस्तों ये भी देखा गया है कि पुरुष और महिलाओं को दोनों को टेंशन हेडेक हो सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही जेंडर को होता है, हाँ, लेकिन महिलाओं को होने के चांसेस पुरुषों के बजाय थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ऐसा नॉर्मली साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है दोस्तों। प्लस जो लोग अपनी 40s में होते हैं या उसके ऊपर होते हैं, उनको भी चांसेस टेंशन टाइप हेडेक होने के नॉर्मल पॉपुलेशन के, मतलब कि जो 40 से कम है उनके हिसाब से ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अगर हम टेंशन टाइप हेडेक के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो इसमें थैंकफुली कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस इतना ही है कि चूँकि आपको सर दर्द हो रहा होगा, चूँकि आपको सर में एक प्रेशर की सेंसेशन हो रही होगी, तो इससे आपकी जो एक तो आपके मन का सुख चैन थोड़ा कम हो जाएगा उस टाइम के लिए जब तक ये दर्द ठीक नहीं होता। प्लस आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी उत्पादकता है अपने काम में, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली कम हो जाएगी। बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें ये जो है ये लगातार बना रह सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे मैंने पहले बोला, धीमा धीमा ही होता है, या मध्यम मध्यम ही सर दर्द होता है, या सर में प्रेशर का सेंसेशन होता है, लेकिन ये बना रह सकता है, लंबे टाइम के लिए बना रह सकता है। तो फिर इसमें ऑब्वियसली आप अच्छा फील कैसे करेंगे, आप काम ठीक से नहीं कर सकते। दोस्तों बात करते हैं कि टेंशन टाइप हेडेक की डॉक्टर्स डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए दोस्तों डॉक्टर्स पहले तो पेशेंट से पूरी की पूरी बात करेंगे, सिम्टम्स समझेंगे कि जो हेडेक है वो दोस्तों किस तरह का है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, वो किस वैरायटी का है, कितना सीवियर हो रहा है, कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है जिनकी वजह से हेडेक बढ़ रहा हो, या क्या कुछ करके हेडेक कम हो जाता है। ये सारी की सारी दोस्तों पेशेंट से डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। फिर उसके बाद एक मन में अंदेशा बनने लगता है कि जो ये हेडेक है ये किस टाइप का हेडेक है। ठीक है दोस्तों, इसमें इमेजिंग स्टडी भी हेड की करा के देखी जाती है, ताकि जो बाकी हेडेक के कॉजेज़ होते हैं, कारण होते हैं, वो सब हम मन से हटा सकें, वो रूल आउट हो सकें, या कोई भी अगर
और कारण हो तो वो इन चीज़ों में दिखाई पड़ जाए, जैसे कि हेड का सीटी स्कैन करा के देखा जा सकता है दोस्तों, और हेड का एमआरआई स्कैन भी करा के देखा जा सकता है। दोस्तों डॉक्टर साइनस का भी एक्सरे या सीटी स्कैन वगैरह करा के देख सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा शक है कि आपको ये साइनस की प्रॉब्लम की वजह से तो हेडेक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स के ऊपर होता है दोस्तों कि उन्हें जिस तरह की इमेजिंग स्टडीज़ लग रही होती हैं, आपके सिम्टम्स का पूरा प्रोफाइल समझ करके, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूरी समझ करके, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, उस तरह से वो आपका टेस्ट कराते हैं। और जब ये सीटी स्कैन या एमआरआई या जो भी एक्सरे में अगर रिपोर्ट सब ठीक आती हैं, तो फिर टेंशन टाइप हेडेक की आशंका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि टेंशन टाइप हेडेक में दोस्तों सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह में इनमें कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं आती है। ये जानना भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डॉक्टर्स हमारा एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, हमारा एक जनरल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा करते हैं, ये समझने के लिए कि शायद कोई और क्लू मिल जाए हेडेक से रिलेटेड, जिससे कि हेडेक का टाइप जो है वो पता लग जाए कि कौन सा है, टेंशन टाइप हेडेक ही है या कोई और टाइप हेडेक है। क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के हेडेक दोस्तों ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि हमारा जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो करने पे कुछ एक फाइंडिंग्स डॉक्टर्स को मिल जाती हैं, कुछ एक क्लूज़ पता लग जाते हैं। लेकिन टेंशन टाइप हेडेक में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है, इसमें सिर्फ पेशेंट जो सिम्टम रिपोर्ट करता है बस वही चीज़ पेशेंट के साथ में होती है, फिजिकली और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, मतलब फिजिकली बाकी सिस्टम ठीक ठाक होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि टेंशन टाइप हेडेक का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, इसके इलाज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पेन किलर मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉर्मली उनसे फ़र्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों अपने आप नहीं लेनी है। डॉक्टर्स आपको जो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे आपको वही लेनी है, जिस तरह से खाने के लिए बोलेंगे वैसी लेनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेडिसिन जो पेन किलर होती हैं, हमें तो लगता है कि सिर्फ पेन किलर ही हैं दोस्तों, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप्स की होती हैं। उनके अंदर साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं, किसको क्या हो सकता है डॉक्टर्स को ज़्यादा ठीक से पता होता है, क्योंकि उन्हें आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता होती है, उन्होंने आपका एग्जामिनेशन किया होता है। डिटेल में बताता हूँ दोस्तों, कई बार क्या होता है पेन किलर मेडिसिन लेने से बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, मतलब कि बॉडी को आदत सी पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो दवा के बेनिफिट हैं वो कम हो जाते हैं। तो सपोज़ पहले हम हेडेक के लिए, टेंशन टाइप हेडेक के लिए कोई मेडिसिन लेते थे जिससे हमारा फटाफट ठीक हो जाता था, लेकिन अगर आप वो चीज़ करते रहेंगे तो फिर आगे हो सकता है कि आपको उस दवा से आराम ना हो या उस डोज से आराम ना हो, फिर आप डोज बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ने के चांसेस हमेशा हो जाएंगे। तो आपको ऐसे खुद भी कुछ भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। दोस्तों ये भी जान लेना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार इन मेडिसिन की वजह से रिबाउंड हेडेक भी आता है। रिबाउंड हेडेक का मतलब ये होगा कि जब आपने ये मेडिसिन पेन किलर्स लेना बंद कर दिया तो फिर उन्हें बंद करने की वजह से दोस्तों सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो आप? या तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। तो अगर आप हफ्ते में 3-4 बार आपने मेडिसिन ली है तो चांसेस हो जाते हैं कि जब आप मेडिसिन बंद करोगे तो आपको रिबाउंड हेडेक हो जाएगा। कई सारे लोगों को ऐसा होता है। तो डॉक्टर्स दोस्तों ये सारी चीज़ों को बेटर समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। दोस्तों हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि जो भी ये पेन किलर्स होती हैं, चाहे बोला जाता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, लेकिन दोस्तों इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो NSAID ग्रुप की पेन किलर्स होती हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या क्या हो सकता है, आपकी किडनीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, आपके पेट के अंदर अल्सर्स पैदा हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है आपके इंटेस्टाइन से या पेट से। तो ये कुछ भी हल्की फुल्की चीज़ें नहीं है दोस्तों। कुछ एक दोस्तों पेन किलर के ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिनको लेने से आपके लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें हल्के में नहीं लेना दोस्तों। कई बार लोग कुछ एक ऐसी पेन किलर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा एडिक्शन पोटेंशियल भी होता है, तो उससे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको तो जब आप लेना बंद करोगे तो आपके अंदर फिर एक क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी कि आप वो वाली दवा लो, तो एक नशे वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों हमें बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, और डॉक्टर जितनी फ्रीक्वेंसी पे बताएंगे, जितनी ड्यूरेशन के लिए बताएंगे, हमें एक्जैक्टली वैसे फॉलो करना है। अगर आप अपने डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं हो, हाँ आप डेफिनेटली सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हो, लेकिन आपको ट्रीटमेंट अपने हिसाब से नहीं लेना है, क्योंकि उसमें चीज़ें इस तरह की उत्पन्न हो सकती हैं आपके बॉडी के अंदर जो आपके गलत डिसीजन की वजह से हुई हो। दोस्तों टेंशन टाइप हेडेक बार बार पैदा ना हो, डॉक्टर्स इसके लिए भी मेडिसिन देते हैं, और कई बार कुछ एक अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन हो सकती हैं, जैसे कि कुछ एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हो सकती हैं जो डिप्रेशन को हटाने के लिए नॉर्मली दी जाती हैं। उनका भी रोल आता है टेंशन टाइप हेडेक की प्रिवेंशन करने में, मतलब कि इसके जो अटैक हैं, इसके जो एपिसोड्स हैं वो बार बार ना पड़ें। तो कई सारे पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं दोस्तों। कई सारे पेशेंट्स को एंटी सीजर मेडिसिन दी जाती हैं, जो मतलब नॉर्मली मिर्गी के दौरों के लिए मेडिसिन होती हैं। उनका भी रोल यहाँ पे देखा गया है कि टेंशन टाइप हेडेक को प्रिवेंट करने में, मतलब इसकी बचाव करने में। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को डॉक्टर्स मसल रिलैक्सेंट्स भी दे सकते हैं। ये वो दवाएं होती हैं जिनसे कि मसल्स रिलैक्स होती है, मसल्स के अंदर का जो खिंचाव होता है, जो मसल्स के अंदर की अकड़न होती है वो ठीक होती है। तो कई सारे पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है दोस्तों कि मसल रिलैक्सेंट्स देने की वजह से उनके अंदर जो टेंशन टाइप हेडेक है उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं या उसके एपिसोड्स कम हो जाते हैं, मतलब प्रिवेंशन में ये चीज़ काम आ सकती है। दोस्तों अगर हम लाइफस्टाइल टिप्स की बात करें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना। किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम से कम रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको रात की नींद पूरी लेनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। कई सारे पेशेंट्स में दोस्तों देखा जाता है कि अगर हम उस एरिया के जो इन्वॉल्व है, जैसे कि सर हो गया, शोल्डर्स हो गया, नेक हो गया, अगर हम यहाँ पे कोई सिकाई कर लें तो उसका अच्छा फ़र्क देखा जाता है क्लिनिकली। तो इसमें आप हॉट सिकाई भी कर सकते हैं, मतलब गर्म भी कर सकते हैं, और ठंडी भी कर सकते हैं। ठंडी करनी हो तो कैसे करेंगे, आइस पैक वगैरह से कर सकते हैं, और अगर गर्म करनी हो दोस्तों तो कुछ भी कपड़े को गर्म करके उससे कर सकते हैं, या कि हॉट वाटर बैग से कर सकते हैं। गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आप नहा भी सकते हैं, कई लोगों को उससे भी फ़र्क पड़ता है।
दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो भी पोस्चर है बॉडी का, आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से बैठे हैं या किस तरह से लेटे हैं, वो आपका पोस्चर ठीक हो। क्योंकि नॉर्मली पोस्चर में क्या होता है कि हम अपने नेक का, अपनी गर्दन का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर दोस्तों आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक है, तो जो भी ये मसल्स होती हैं नेक की या हेड की, इनके अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव या बहुत ज़्यादा अकड़न नहीं आती। ये नॉर्मल काम कर रही होती हैं अपना। अगर आपका पोस्चर दोस्तों गलत है, तो उस गलत पोस्चर के साथ एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कि इन मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़े और इनके अंदर स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से फिर आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएँ। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप लेटे हों, चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, आपका पोस्चर दोस्तों ठीक होना चाहिए। आपके शोल्डर्स नॉर्मली बिल्कुल सामान्य होने चाहिए और आपका हेड भी अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड ठीक-ठाक हो, मतलब आपके अंदर पानी की कमी ना हो। प्लस दोस्तों आपका जो आहार है बैलेंस्ड मील ही होना चाहिए। आपको ज़्यादा जंक, डीप फ्राइड फूड वगैरह खाएँगे तब भी चांसेस रहते हैं कि बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर सकती है। आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉमनली हो सकती हैं। दोस्तों अगर आप अल्कोहल लेते हैं या अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अगर आप टोबैको का सेवन करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। साथ-साथ दोस्तों अगर आप कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी आपको कट डाउन कर देनी चाहिए। जो होता है कि नॉर्मली 2 से 3 कप कॉफ़ी आप डेली ले सकते हैं, आपको उतनी लिमिट में ही रहना चाहिए। प्लस आपको शाम को 4 बजे के बाद नॉर्मली कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रात की नींद प्रभावित हो सकती है और फिर टेंशन टाइप हेडेक के सिम्टम्स पैदा हो ही सकते हैं। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहोगे तब भी चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे कि आपको ये वाला हेडेक बार-बार होगा। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, एक जगह पर ही आप ज़्यादा बैठे रहते हो या लेटे रहते हो, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि बार-बार इस तरह के अटैक्स ना पड़ें या कि इनकी सीवियरिटी भी कम हो जाए, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए, इसके लिए आप और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रिवेंशन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी, जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस को हटाएं। आप दोस्तों डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं या आप मेडिटेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें यह भी देखा गया है कि एक बायो फीडबैक करके थेरेपी होती है, उससे भी कई बार पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। दोस्तों बायो फीडबैक क्या होता है? एक तरह से माइंड बॉडी टेक्निक ही होती है। इसमें आपके बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स लगा देंगे, नॉन पेनफुल होते हैं, और फिर आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि आपकी बॉडी, जो आपके अंदर की बॉडी है, वो किस तरह से उसकी एक्टिविटी चल रही है। मतलब आपकी ब्रीदिंग रेट क्या है, आपकी हार्ट रेट क्या है, आपकी मसल्स की एक्टिविटी क्या है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, आपको किसी तरह से स्वेटिंग हो रही है कि नहीं, ताकि आपको ये पता लग सकता है कि आपकी बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि भाई आप अपने माइंड को किस तरह से गवर्न कर रहे हैं। तो जो आपके ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट वगैरह, ये किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं, ये किस तरह से इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, बेटर होने की तरफ जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सपोज़ आप डीप ब्रीदिंग करके देख रहे हैं या अपने मन को खाली करके देख रहे हैं या किसी खास किस्म के कुछ अच्छे थॉट्स को सोच रहे हैं जिनसे कि ये सारे के सारे फंक्शन इंप्रूव हो रहे हैं, तो उससे आपको ये मन में एक लेसन मिलता है कि हाँ, आप यही चीज़ें अगर घर पे भी करेंगे, हमेशा करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी अंदर से अच्छा महसूस करेगी, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस करेगी। तो जो मसल्स हैं उनके अंदर टेंशन कम होगी, स्ट्रेच कम होगा, जिससे आपको टेंशन टाइप हेडेक बार-बार होने के दोस्तों जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। आपके सिम्टम्स मैनेज करने में आपको हेल्प मिल सकती है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। टॉक थेरेपी होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। किस चीज़ में कि टेंशन टाइप हेडेक के जो बार-बार होने वाले एपिसोड्स हैं वो कम हो जाएँ या वो बंद हो जाएँ, मतलब प्रिवेंशन के लिए। इसमें क्या होता है कि आपके साथ थेरेपिस्ट बात करेंगे, बात करके समझेंगे कि आपके थॉट्स का पैटर्न क्या है, फिर उस पैटर्न में प्रॉब्लम क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे और आपको उन थॉट्स को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, किस तरह से गवर्न करना है, वो भी आपको समझाएंगे। सारी की सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स समझाएंगे, जिससे कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, जो आप शायद पहले नहीं समझ पा रहे थे, उनको आप ठीक से मैनेज कर सकते हैं। और थॉट्स की वजह से हमारी बॉडी में जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जिस तरह ये टेंशन टाइप हेडेक पैदा हो रहा है, इस चीज़ में कमी आ सकती है। दोस्तों पेशेंट्स को हर वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि वो अंदर से रिलैक्स महसूस कर सकें, अंदर से वो शांत महसूस कर सकें। क्योंकि अगर वो अंदर से रिलैक्स हैं, उनकी इमोशनल स्टेट अगर ठीक है, तो फिर नॉर्मली चांस होता है कि उनकी मसल्स वगैरह ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होंगी और ज़्यादा अकड़न में नहीं आएंगी, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन टाइप हेडेक के सिम्टम्स नहीं होंगे। तो दोस्तों अब रिलैक्सेशन कैसे करना है वो आपको भी देखना है अपने एंड से। कई बार दोस्तों लोगों को योगा करके रिलैक्सेशन मिलता है, कई बार लोगों को कुछ खास किस्म का म्यूजिक सुन के रिलैक्सेशन मिलता है, कई बार लोगों को एक अच्छे पोस्टर में बैठ के गार्डनिंग कर रहे हैं या कुछ राइटिंग कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी, या आप अपनी आंखें बंद करके किसी अच्छे विचार में हैं, कुछ भी ऐसा करने से दोस्तों लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है। तो रिलैक्सेशन ज़रूरी है। आपको ये मन में मान लेना है कि अगर आपको टेंशन टाइप हेडेक है तो इसमें रिलैक्सेशन, माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।